नमस्कार दोस्तों, मैं आपके समक्ष उपस्थित हूँ इस वीडियो के साथ, जिसमें आपको स्टैंडर्ड 12 12वीं कक्षा के लिए एनसीईआरटी हिस्ट्री का अध्ययन होगा। तो मेरे दोस्तों, आज के टॉपिक के ऊपर हम लोग बात करें तो टॉपिक का नाम है उपनिवेशवाद और देहात। देहात मतलब रूरल एरियाज, कंट्री साइड, सरकारी अभिलेखों का अध्ययन। उपनिवेशवाद और देहात के विषय में हम लोग पढ़ेंगे। तो आपको जानकर खुशी होगी कि मेरे इस चैनल से एनसीईआरटी हिस्ट्री स्टैंडर्ड 6 से लेकर के स्टैंडर्ड 12 तक लाइन बाय लाइन पढ़ाया गया है। तो आप से उम्मीद करता हूँ कि इससे आपको लाभ मिलेगा और आप मेरा सहयोग करेंगे। थैंक यू। तो स्टार्ट करते हैं। इस अध्याय में आप यह देखेंगे कि औपनिवेशिक शासन का अर्थ उन लोगों के लिए क्या था जो देहात में रहते थे। देहात और शहर, तो यहाँ पर हुआ कि देहात में रहने वाले लोगों के लिए औपनिवेशिक शासन, जैसे भारत इंग्लैंड का उपनिवेश था, तो भारत पर इंग्लैंड का औपनिवेशिक शासन था। तो इस औपनिवेशिक शासन में देहातों पर क्या प्रभाव पड़ा, इसकी बात इस पाठ में होगी। तो इस अध्याय के माध्यम से आप बंगाल के जमींदारों से मिलेंगे, उन राजमहल की पहाड़ियों की यात्रा करेंगे जहां पहाड़ियां और संथाल लोग रहते थे। फिर वहां से दक्कन की ओर आगे बढ़ेंगे। आप यह देखेंगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने देहात में अपना राज कैसे स्थापित किया, अपनी राजस्व नीतियों को कैसे कार्यान्वित किया, भिन्न भिन्न वर्गों के लोगों के लिए इन नीतियों का क्या मतलब था और उन्होंने रोज़मर्रा की ज़िंदगी को कैसे बदल दिया। यानी सरकार द्वारा लागू किए गए कानूनों के जन साधारण के लिए अनेक परिणाम होते हैं। वे कुछ राज्य यानी सरकार द्वारा लागू किए गए कानूनों के जन साधारण के लिए अनेक परिणाम होते हैं। वे कुछ हद तक यह निर्धारित करते हैं कि उन कानूनों के परिणाम स्वरूप कौन पहले से अधिक धनवान बनते हैं और कौन गरीब हो जाते हैं, किसे नई ज़मीन मिल जाती है और कौन अपनी उस ज़मीन को खो बैठता है जिस पर वह रहता और गुजर बसर करता था। किसानों को जब पैसे की ज़रूरत पड़ती है तब वे कहाँ किसके पास जाते हैं। आप यह भी देखेंगे कि लोग कानूनों का पालन करने के लिए मजबूर होते हुए भी ऐसे कानून का विरोध करने से भी नहीं हिचकते थे जिसे वे अन्यायपूर्ण समझते थे। ऐसा करते समय लोग यह भी स्पष्ट करने का प्रयत्न करते थे कि कानून किस प्रकार लागू किए जाने चाहिए और इस प्रकार वे उनके परिणामों से में कुछ फेरबदल कर देते थे। आप उन स्रोतों के बारे में भी जान पाएंगे जो हमें इन इतिहासों के बारे में बताते हैं, साथ ही इन समस्याओं के बारे में भी जो इतिहासकारों के सामने इस संबंध में उपस्थित होती हैं। आप राजस्व अभिलेखों और सर्वेक्षणों, पत्र पत्रिकाओं तथा सर्वेक्षकों एवं यात्रियों द्वारा छोड़े गए विवरणों और जांच आयोगों द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्टों के बारे में भी पढ़ेंगे। बंगाल और वहाँ के जमींदार। जैसा कि आप जानते हैं, औपनिवेशिक शासन सर्वप्रथम बंगाल में स्थापित किया गया था। यही वह प्रांत था जहाँ पर सबसे पहले ग्रामीण समाज को पुनर्व्यवस्थित करने और भूमि संबंधी अधिकारों की नई व्यवस्था तथा एक नई राजस्व प्रणाली स्थापित करने के प्रयत्न किए गए थे। आइए यह देखेंगे कि कंपनी शासन के प्रारंभिक वर्षों में, कंपनी मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी, तो कंपनी शासन के प्रारंभिक वर्षों में बंगाल में क्या हुआ।
बर्दवान में की गई नीलामी की एक घटना। पंजाब में एक जगह है जिसका नाम है बर्दवान। सन 1757 में बर्दवान, आज के बर्दवान का आज का नाम है बर्धमान, में एक नीलामी की गई। यह एक बड़ी सार्वजनिक घटना थी। बर्दवान के राजा द्वारा धारित अनेक महाल भूसंपदाएं बेचे जा रहे थे। सन 1793 में इस्तमरारी बंदोबस्त लागू हो गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने राजस्व की राशि निश्चित कर दी थी जो प्रत्येक जमींदार को अदा करनी होती थी। जो जमींदार अपनी निश्चित राशि नहीं चुका पाते थे, उनसे राजस्व वसूल करने के लिए उनकी संपदाएं नीलाम कर दी जाती थीं। चूँकि बर्दवान के राजा पर राजस्व की बड़ी भारी रकम बकाया थी, इसलिए उनकी संपदाएं नीलाम की जाने लगी थीं। नीलामी में बोली लगाने के लिए अनेक खरीदार आए थे और संपदाएं महाल सबसे ऊंची बोली लगाने वालों को बेच दी गई। लेकिन कलेक्टर को तुरंत ही इस सारी कहानी में एक अजीब पेंच दिखाई दे गया। उसे मालूम हुआ कि उनमें से अनेक खरीदार राजा के अपने ही नौकर या एजेंट थे और उन्होंने राजा की ओर से ही जमीनों को खरीदा था। नीलामी में 95% से अधिक बिक्री फर्जी थी। वैसे तो राजा की ज़मीनें खुले तौर पर बेच दी गई थीं, पर उनकी ज़मींदारी का नियंत्रण उसी के हाथों में रहा था। राजा कंपनी को राजस्व क्यों नहीं अदा कर पाया था? नीलामी में खरीदार कौन थे? यह कहानी उस समय पूर्वी भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में क्या हो रहा था, इसके बारे में हमें क्या बताती है? अदा न किए गए राजस्व की समस्या। अकेले बर्दवान राज की ज़मीनें ही ऐसी संपदाएं नहीं थीं जो 18वीं शताब्दी के अंतिम वर्ष में बेची गई थीं। इस्तमरारी बंदोबस्त लागू किए जाने के बाद 75% से अधिक जमींदारियां हस्तांतरित कर दी गई थीं। ब्रिटिश अधिकारी यह आशा करते थे कि इस्तमरारी बंदोबस्त लागू किए जाने से वे सभी समस्याएं हल हो जाएंगी जो बंगाल की विजय के समय से ही उनके समक्ष उपस्थित हो रही थीं। 1770 के दशक तक आते आते बंगाल की ग्रामीण अर्थव्यवस्था संकट के दौर से गुजरने लगी थी, क्योंकि बार बार अकाल पड़ रहे थे और खेती की पैदावार घटती जा रही थी। अधिकारी लोग ऐसा सोचते थे कि खेती, व्यापार और राज्य के राजस्व संसाधन सब तभी विकसित किए जा सकेंगे जब कृषि में निवेश को प्रोत्साहन दिया जाएगा, और ऐसा तभी किया जा सकेगा जब संपत्ति के अधिकार प्राप्त कर लिए जाएंगे और वर्चस्व मांग की दरों को अस्थायी रूप से तय कर दिया जाएगा। यदि राज्य और राजस्व मांग की दरों को अस्थायी रूप से तय कर दिया जाएगा, राजस्व का रेट उसको फिक्स कर दिया जाए। यदि राज्य सरकार की राजस्व मांग अस्थायी रूप से निर्धारित कर दी गई तो कंपनी राजस्व की नियमित प्राप्ति की आशा कर सकेगी और उद्यमकर्ता भी अपने पूंजी निवेश से एक निश्चित लाभ कमाने की उम्मीद रख सकेंगे, क्योंकि राज्य अपने दावे में वृद्धि करके लाभ की राशि नहीं छीन सकेगा। अधिकारियों को यह आशा थी कि इस प्रक्रिया से छोटे किसानों, यौमैन और धनी भूस्वामियों का एक ऐसा वर्ग उत्पन्न हो जाएगा जिसके पास कृषि में सुधार करने के लिए पूंजी और उद्यम दोनों होंगे। उन्हें यह भी उम्मीद थी कि ब्रिटिश शासन से पालन पोषण और प्रोत्साहन पाकर यह वर्ग कंपनी के प्रति वफादार बना रहेगा। लेकिन समस्या यह पता लगाने की थी कि वे कौन से व्यक्ति हैं जो कृषि में सुधार करने के साथ साथ राज्य को निर्धारित राजस्व अदा करने का ठेका ले सकेंगे।
कंपनी के अधिकारियों के बीच परस्पर लंबे वाद विवाद के बाद बंगाल के राजाओं और ताल्लुकदारों के साथ इस्तमरारी बंदोबस्त लागू किया गया। अब उन्हें जमींदारों के रूप में वर्गीकृत किया गया और उन्हें सदा के लिए एक निर्धारित राजस्व मांग को अदा करना था। इस परिभाषा के अनुसार जमींदार गांव में भूस्वामी नहीं था, बल्कि वह राज्य का राजस्व समाहर्ता यानी संग्राहक मात्र था। जमींदारों के नीचे अनेक, कभी कभी तो 400 तक गांव होते थे। कंपनी के हिसाब से एक जमींदारी के भीतर आने वाले गांव मिलाकर एक राजस्व संपदा का रूप ले लेते थे। कंपनी समस्त संपदा पर कुल मांग निर्धारित करती थी। तदुपरांत जमींदार यह निर्धारित करता था कि भिन्न भिन्न गांवों से राजस्व की कितनी मांग पूरी करनी होगी और फिर जमींदार उन गांवों से निर्धारित राजस्व राशि इकट्ठी करता था। जमींदार से यह अपेक्षा की जाती थी कि वह कंपनी को नियमित रूप से राजस्व राशि अदा करेगा और यदि वह ऐसा नहीं करेगा तो वो उसकी संपदा नीलाम की जा सकेगी। राजस्व राशि के भुगतान में जमींदार क्यों चूक करते थे? कंपनी के अधिकारियों का यह सोचना था कि राजस्व मांग निर्धारित किए जाने से जमींदारों में सुरक्षा का भाव उत्पन्न होगा और वे अपने निवेश पर प्रतिफल प्राप्ति की आशा से प्रेरित होकर अपनी संपदाओं में सुधार करने के लिए प्रोत्साहित होंगे। किंतु इस्तमरारी बंदोबस्त के बाद कुछ प्रारंभिक दशकों में जमींदार अपनी राजस्व मांग को अदा करने में बराबर कोताही करते रहे, जिसके परिणाम स्वरूप राजस्व की बकाया रकमें बढ़ती गईं। ताल्लुकदार का शाब्दिक अर्थ है वह व्यक्ति जिसके साथ ताल्लुक यानी संबंध हो। आगे चलकर ताल्लुक का अर्थ क्षेत्रीय इकाई हो गया। जमींदारों को इस असफलता के कई कारण थे। जमींदारों की इस असफलता के बहुत सारे कारण थे। पहला, प्रारंभिक मांगें बहुत ऊंची थीं, क्योंकि ऐसा महसूस किया गया था कि यदि मांग को आने वाले संपूर्ण समय के लिए निर्धारित किया जा रहा है तो आगे चलकर कीमतों में बढ़ोतरी होने और खेती का विस्तार होने से आय में वृद्धि हो जाने पर भी कंपनी उस वृद्धि में अपने हिस्से का दावा कभी नहीं कर सकेगी। इस प्रत्याशित हानि को कम से कम स्तर पर रखने के लिए कंपनी ने राजस्व मांग को ऊंचे स्तर पर रखा और इसके लिए दलील दी कि ज्यों-ज्यों कृषि के उत्पादन में वृद्धि होती जाएगी और कीमतें बढ़ती जाएंगी, जमींदारों का बोझ शनैः-शनैः कम होता जाएगा, धीरे धीरे घटता जाएगा। दूसरा, यह ऊंची मांग 1790 के दशक में लागू की गई थी, जब कृषि की उपज की कीमतें नीची थीं, जिससे रैयत किसानों के लिए जमींदार को उनकी देय राशियां चुकाना मुश्किल था। जब जमींदार स्वयं किसानों से राजस्व इकट्ठा नहीं कर सकता था तो वह आगे कंपनी को अपनी निर्धारित राजस्व राशि कैसे अदा कर सकता था। तीसरा, राजस्व असमान था, इनइक्वालिटी थी उसमें। फसल अच्छी हो या खराब, राजस्व का ठीक समय पर भुगतान जरूरी था। वस्तुतः सूर्यास्त विधि के अनुसार यदि निश्चित तारीख को सूर्य अस्त होने तक भुगतान नहीं आता था तो जमींदारी को नीलाम किया जा सकता था। चौथा, इस्तमरारी बंदोबस्त ने प्रारंभ में जमींदार की शक्ति को रैयत से राजस्व इकट्ठा करने और अपनी जमींदारी का प्रबंध करने तक ही सीमित कर दिया था। कंपनी जमींदारों को पूरा महत्व तो देती थी, पर वह उन्हें नियंत्रित तथा विनियमित करना, उनकी सत्ता को अपने वश में रखना और उनकी स्वायत्तता को सीमित करना भी चाहती थी। फलस्वरूप जमींदारों की सैन्य टुकड़ियों को भंग कर दिया गया, सीमा शुल्क समाप्त कर दिया गया और उनकी कचहरियों को कंपनी द्वारा नियुक्त कलेक्टर की देखरेख में रख दिया गया। जमींदारों से स्थानीय न्याय और स्थानीय पुलिस की
व्यवस्था करने की शक्ति छीन ली गई। समय के साथ साथ कलेक्टर का कार्यालय सत्ता के एक विकल्पी केंद्र के रूप में उभर आया और जमींदार के अधिकार को पूरी तरह सीमित एवं प्रतिबंधित कर दिया गया। एक मामले में तो यहाँ तक हुआ कि जब राजा राजस्व का भुगतान नहीं कर सका तो एक कंपनी अधिकारी को तुरंत इस स्पष्ट आदेश के साथ उसकी जमींदारी में भेज दिया गया कि जिले का पूरा कार्यभार अपने हाथ में ले लो और राजा तथा उसके उत्तराधिकारियों के संपूर्ण प्रभाव और प्राधिकार को खत्म कर देने के लिए सर्वाधिक प्रभावशाली कदम उठाओ। मतलब ना तो जमीन जोतने वाले किसान खुश थे, ना जमींदार खुश थे। इस तरह से किसानों के साथ साथ जमींदारों की भी आज़ादी अंग्रेज़ों ने औपनिवेशिक शासन में समाप्त कर दी। सही माने में यह देश गुलामी की तरफ बढ़ चला। राजस्व इकट्ठा करने के समय जमींदार का एक अधिकारी, जिसे आमतौर पर अमला कहते थे, गांव में आता था। लेकिन राजस्व संग्रहण एक पारिवार्षिक समस्या थी। कभी कभी तो खराब फसल और नीची कीमतों के कारण किसानों के लिए अपनी देय राशियों का भुगतान करना बहुत कठिन हो जाता था और कभी कभी ऐसा भी होता था कि रैयत जानबूझकर भुगतान में देरी कर देते थे। धनवान रैयत और गांव के मुखिया, जोतदार और मंडल जमींदार को परेशानी में देखकर बहुत खुश होते थे, क्योंकि जमींदार आसानी से उन पर अपनी ताकत का इस्तेमाल नहीं कर सकता था। जमींदार बाकीदारों पर मुकदमा तो चला सकता था, मगर न्यायिक प्रक्रिया लंबी होती थी। 1798 में अकेले बर्धमान जिले में ही राजस्व भुगतान के बकाया से संबंधित 30,000 से अधिक वाद लंबित थे। जैसे अपने यहाँ ये साहित्यकार लोग या नेता लोग जमींदारों को गालियाँ देते थे कि वे समाज का शोषण करते थे, लेकिन जब आप इतिहास का अध्ययन करेंगे तो लगेगा कि जमींदारों का भी अंग्रेज़ों ने उतना ही शोषण किया। कुछ हद तक तो रैयतों से ज़्यादा परेशान पीड़ित वो अंग्रेज़ के समय में जमींदार ही थे। उनकी ज़मींदारी सूर्यास्त नीति के कारण सूर्यास्त तक अगर जमा नहीं होता था शुल्क, तो ज़मींदारी को नीलाम कर दिया जाता था। इसलिए ज़मींदार भी अंग्रेज़ों के शासन में उतने ही पीड़ित थे। इसलिए आज़ादी की लड़ाई में बहुत सारे ज़मींदारों ने भी अंग्रेज़ों का खुलकर विरोध किया। ये बात और है कि आज़ादी के बाद ज़मींदारों को इस देश के लोगों ने गाली देने के अलावा कुछ नहीं दिया। जोतदारों का उदय। 18वीं शताब्दी के अंत में जहां एक ओर अनेक जमींदार संकट की स्थिति से गुजर रहे थे, वहीं दूसरी ओर धनी किसानों के कुछ समूह गांवों में अपनी स्थिति मजबूत करते जा रहे थे। फ्रांसिस बुकानन के उत्तरी बंगाल के दिनाजपुर जिले के सर्वेक्षण में हमें धनी किसानों के इस वर्ग का, जिन्हें जोतदार कहा जाता था, विशद विवरण देखने को मिलता है। 19वीं शताब्दी के आरंभिक वर्षों तक आते आते जोतदारों ने ज़मीन के बड़े बड़े रकबे, जो कभी कभी तो कई हजार एकड़ में फैले थे, अर्जित कर लिए थे। स्थानीय व्यापार और साहूकार के कारोबार पर भी उनका नियंत्रण था और इस प्रकार वे उस क्षेत्र के गरीब काश्तकारों पर व्यापक शक्ति का प्रयोग करते थे। उनकी ज़मीन का काफ़ी बड़ा भाग बटाईदारों, अधियारों या बरगादारों के माध्यम से जोता जाता था, जो खुद अपने हल लाते थे, खेत में मेहनत करते थे और फसल के बाद उपज का आधा हिस्सा जोतदारों को दे देते थे। गांवों में जोतदारों की शक्ति जमींदारों की ताकत की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली होती थी। जमींदार के विपरीत जो शहरी इलाकों में रहते थे, जोतदार गांवों में ही रहते
थे और गरीब ग्रामवासियों के काफ़ी बड़े वर्ग पर सीधे अपने नियंत्रण का प्रयोग करते थे। जमींदारों द्वारा गांवों की जमा लगान को बढ़ाने के लिए किए जाने वाले प्रयत्नों का वे घोर प्रतिरोध करते थे। जमींदारी अधिकारियों को अपने कर्तव्यों का पालन करने से रोकते थे। जो रैयत उन पर निर्भर रहते थे उन्हें वे अपने पक्ष में एकजुट रखते थे और जमींदार को राजस्व के भुगतान में जानबूझकर देरी करा देते थे। सच तो यह है कि जब राजस्व का भुगतान न किए जाने पर जमींदारी को नीलाम किया जाता था तो अक्सर जोतदार ही उन ज़मीनों को खरीद लेते थे। उत्तरी बंगाल में जोतदार सबसे अधिक शक्तिशाली थे। हालांकि धनी किसान और गांव के मुखिया लोग भी बंगाल के अन्य भागों के देहाती इलाकों में प्रभावशाली बनकर उभर रहे थे। कुछ जगहों पर उन्हें हवलदार कहा जाता था और कुछ अन्य स्थानों पर वे गांटीदार या मंडल कहलाते थे। उनके उदय से जमींदारों के अधिकारों का कमज़ोर पड़ना अवश्यंभावी था। ठीक है, तो जमींदार क कंपनी को राजस्व अदा करने के लिए, ख गांवों पर राजस्व संबंधी मांग जमा निर्धारित करने के लिए जिम्मेदार थे। गांव का प्रत्येक छोटा या बड़ा रैयत जमींदार को लगान अदा करता था। ज़्यादातर अन्य रैयतों को उधार देते थे। जोतदार अन्य रैयतों को उधार देते थे और अपनी उपज बेचते थे। रैयत कुछ ज़मीन खुद जोतते थे और बाकी ज़मीन शिकमी रैयत को लगान पर देते थे। शिकमी रैयतों को लगान देते थे। तो कंपनी राज, जमींदार उनके गांवों पर नियंत्रण रखता था। रैयत, जोतदार, धनवान, रैयत, व्यापारी और महाजन यानी साहूकार भी। शिकमी रैयत और शिकमी रैयत, ये आपको ये चार्ट समझने में सुविधा करेगी कैसे कंपनी राज तक सारा रुपया पहुंचता था। शिकमी रैयत किसको देते थे? जोतदार को। यहाँ शिकमी रैयत भी रैयत को भी देते थे और ये रैयत देते थे ज़मींदार को और ये भी जोतदार भी देते थे ज़मींदार को शुल्क और ये अंत में पहुंच जाता था कंपनी राज को। तो इस प्रकार से ये आपको, इसको पिरामिड कहिए, ये आपकी सेवा के लिए ये बनाया गया। ये ठीक है। तो ज़मींदारों की ओर से प्रतिरोध है, यहाँ से हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।